स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान हुआ है। पर्यटन संबंधित योजनाओं में लाई जाएगी तेजी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समिति बनेगी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम होंगे समिति के अध्यक्ष। अन्य विभागों के अधिकारियों को समिति में सदस्य बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री मंगलवार को उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निवेशकों से चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अब इसके लिए जो एक अलग से जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। पर्यटन संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें तेजी लाई जाएगी और इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा। साथ ही साथ सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी और इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे ये मीनाक्षी सुंदरम ही देखेंगे। पर्यटन संबंधित योजनाओं को लेकर दरअसल आपको बता दें कि कोरोना में जिस तरह के हालात रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर पर्यटन के क्षेत्र में रहा और उत्तराखंड जो है पर्यटन के क्षेत्र से ही आगे बढ़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र को संभालने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को संभालने के लिए, उत्तराखंड की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कल ये बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें निवेश और निवेशकों से चर्चा भी की गई। साथ ही साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस समिति का गठन किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। सहयोगी संजय पुंडीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, क्योंकि जिस तरह से कल जो बैठक की गई पर्यटन क्षेत्र को लेकर, जाहिर तौर पर कोरोना में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और सबसे ज्यादा असर जो है पर्यटन के क्षेत्र को ही मिला, जिसे उबारने की कोशिश लगातार 2 साल से की जा रही है। कल जो बातचीत हुई, इस बातचीत से निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि समिति का गठन किया जाएगा, कैसे गठन किया जाएगा और मीनाक्षी सुंदरम को जब इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर? देखिए नीतू, उत्तराखंड को पर्यटन भूमि भी कहा जाता है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पर्यटन से जुड़ी सभी योजनाओं में तेजी लाई जाए और जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि कोरोना काल में पर्यटन को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और यही वजह है लगातार जो पर्यटन से जुड़े व्यापारी है उन्हें अपना घर भी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए और उन्हें तेजी लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें अध्यक्ष सचिव मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया। हालांकि इसमें कई सदस्य भी शामिल होंगे, कई विभागों के इसमें सदस्य होंगे। उसमें प्रदूषण विभाग हो, पुलिस महकमा हो या फिर अन्य विभाग हो, कई विभागों के सदस्य को इसमें सदस्य बनाया गया है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि अगले आने वाले 5 साल में उत्तराखंड राज्य पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है और यही वजह है कि अब 5,000 करोड़ का लक्ष्य निवेशकों को देने का तय किया गया है। तो इसमें कहा जा सकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है। ऐसे में जितनी भी पर्यटन से जुड़ी योजना है, उसमें हवाई सेवा हो, सड़क की योजना हो या फिर अन्य कोई योजना हो, सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके व्यापार में भी वृद्धि होगी। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी देखी जा रही है। खुशखबरी देख सकते हैं टूरिज्म के इस क्षेत्र में, लेकिन इसके पीछे क्या है, ये भी एक वजह हो सकती है संजय, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से नुकसान उत्तराखंड को हुआ है टूरिज्म के क्षेत्र में और इसके साथ ही साथ टूरिस्ट भी कोरोना की वजह से नहीं पहुंचे हैं। अगर इस समिति का गठन नहीं होता तो शायद लगता है कि जो ये क्षेत्र है, जो इसकी गिरती अर्थव्यवस्था है, इसको संभालने में वक्त लगेगा। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि एक समिति का गठन किया जाए और आकलन किया जाए कि कितना नुकसान हुआ है और इसको उबारने में कितना वक्त लगेगा। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है क्या इस समिति का गठन करने के पीछे की वजह? देखिए नीतू, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन से जुड़े अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक की है जिसमें सभी से राय शुमारी की है। तो उसमें देखा गया है कि कोरोना काल में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड काफी पीछे चला गया है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह चाहते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र से जितनी भी योजनाएं हैं उनमें तेजी लाया जाए। उसमें हवाई सेवा हो या सड़क का चौड़ीकरण हो या फिर अन्य जुड़ी हो। जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा है कि उड़न खटोले की जो सेवा है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उसमें भी तेजी लाया जाए। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार लगातार ही प्रयास कर रही है ताकि पर्यटकों के साथ
साथ व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में बढ़ावा हो। ठीक है संजय, आप बने रहिएगा, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर खबर देहरादून से मिल रही है, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर समीक्षा बैठक में रेखा आर्य ने पूर्व में खेल विभाग में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूर्व में खेल विभाग की जो घोषणाएं हुई हैं, इनमें खेल मैदान भी शामिल है। वो कार्य कहां तक पहुंचे हैं, इसके साथ ही साथ ऐसे खेल के मैदान जिनमें जमीन संबंधित मामलों में तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 साल तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति जनपद 150 बालक बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस पहल से प्रदेश के खिलाड़ियों का एक और जहां खेल कौशल विकसित होगा, तो वहीं उन्हें खेलों से जुड़े रहने, भविष्य के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विभाग को मदद भी मिलेगी। से समीक्षा बैठक में जयपुर में जब मैंने बैठक ली थी, तो उसके जो मिनट्स बने थे उसमें आखिरकार कितनी कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा की गई है। पहला बिंदु हमारा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जितनी घोषणाएं खेल मैदान को लेकर है या खेल के संदर्भित है, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये प्रतीत होता है कि उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, और कुछ यदि लंबित हैं खेल मैदान बनने में, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन के इश्यूज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह समय रहते संबंधित जनप्रतिनिधि को इस रिगार्डिंग सूचना देना भी, और इसका निस्तारण करने का भी समय रहते जो है वो निस्तारण करें, यह निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त खेल विभाग में जो हमारे 8 वर्ष से लेकर हमारे जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, आगामी 29 अगस्त को जिस दिन हमारा खेल दिवस होता है, उस दिन से हम यह छात्रवृत्ति देने की योजना जो है हम लोग उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो उसकी स्थिति आखिरकार क्या है, क्योंकि उसका जीओ भी जारी हो चुका है, और बच्चों की चयन प्रक्रिया कब से करेंगे और कब तक हम उन बच्चों को प्रोत्साहन की धनराशि देने के लिए सक्षम स्थिति में लेकर आ पाएंगे, तो उसके लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि 29 अगस्त को हम यह कार्यक्रम जो है बच्चों के साथ में कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसको निभाया जा सके। संजय पुंडेर लगातार मेरे साथ बने हुए। संजय, देखिए, एक तरफ पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किया जा रहा है, तो वहीं खेल क्षेत्र को भी इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस पर भी रेखा आर्य जो कि कह रही कि 29 अगस्त को जिस तरह से वो कार्यक्रम करेंगी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम होगा, कितना खास होगा उत्तराखंड के लिए। और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जो खिलाड़ी, कई ऐसे खिलाड़ी जिनकी शिकायतें होती हैं कि ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, ज़मीन सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो खेल नहीं कर पाते हैं, सही से खेल नहीं करते हैं, और इसके साथ ही साथ भविष्य भी उनको ऐसा लगता है कि अधर में लटका हुआ है। इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है जो आने वाले वक्त में ये कार्यक्रम किया जा रहा है? तो आपको बता दें, उत्तराखंड से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिसने उत्तराखंड का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है, और अब यही वजह है कि लगातार खेल मंत्री सभी जनपदों में लगातार बैठक कर रही है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। इसमें 8 साल से बच्चे हो या 14 साल के बच्चे हो, इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पर्यटन हो या फिर खेल नीति हो, जिस तरह से 2022 खेल नीति है उसको कैसे धरातल पर उतारना है और जो बच्चे हैं उनको किस तरह से खेल क्षेत्र में आगे ले जाना है, तो इन सब बातों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। हालांकि इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बच्चों के भविष्य के लिए लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड से जितने भी बच्चे खेल क्षेत्र में आगे निकले, उन्होंने कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन किया है। तो अब लगातार जिस तरह से खेल क्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर बीते दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी, तो ऐसे में जिन क्षेत्र में जो स्थान है उनको भी चिन्हित कर लिया गया और वहां पर किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, इन सब बातों को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। ठीक है संजय, एक बार फिर से आएंगे आपके पास।
उधर कोरोना महामारी के दौर के बाद हरिद्वार में आगामी सप्ताह से कांवड़ की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, यात्रा के दौरान आने वाले शिव भक्तों के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने मंगलवार को शहर के होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रशासन का प्रयास है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए। हरिद्वार के तमाम होटल, धर्मशाला, लॉज आदि के संचालकों को सख्त दिशा निर्देश भी दिया गया है कि बिना आईडी के किसी को भी अपने यहां कमरा ना दे। यदि बिना आईडी के कोई भी यात्री किसी भी जगह पर रुका पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी मेले के दौरान अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने सभी को अपने यहाँ के सीसीटीवी मेले से पहले ही दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएम ने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी अकेले पुलिस या प्रशासन की नहीं बल्कि शहर के प्रत्येक नागरिक की होगी। पहले की तरह इस बार भी हरिद्वार में लाठी डंडे और त्रिशूल को बेचने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। संजय लगातार मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी कांवड़ यात्रा को लेकर। संजय, क्योंकि बेहद अहम बैठक हुई है और देखिए इसमें जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए, सीसीटीवी कैमरे से लेकर होटल में व्यवस्था भी होनी चाहिए और बिना आईडी कार्ड किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। ये तमाम निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां चल रही है कांवड़ यात्रा को लेकर? लेकिन ये तो कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार हरिद्वार जिला प्रशासन बैठक कर रहा है और बैठक में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों के सुझाव लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जब कांवड़ यात्रा शुरू होता है तो उसमें अधिकारियों की नहीं प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी रही है और कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह स्थगित रही है। ऐसे में इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में लगातार बैठकें की जा रही है, उसमें सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। और हमने देखा है कि जब किसी भी तरह का धर्मनगरी हरिद्वार में मेले का आयोजन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत स्थानीय लोगों को होती है और यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों के साथ भी चर्चाएं की जा रही है। हमने देखा है कि जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो जाम की समस्या होती है। ऐसे में स्थानीयों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग से रोड मैप बनाया गया है और सीसीटीवी को दुरुस्त करने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिया। हालांकि जिस कांवड़ पटरी पर कांवड़ यात्रा चलनी है उसका भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार कांवड़ यात्रा भारी संख्या में चलने का अंदेशा है। तो ऐसे में कांवड़ पटरी पर लगातार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और होटल व्यवसायी के लिए भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी श्रद्धालु या तीर्थ यात्री हरिद्वार पहुंचता है तो उसकी आईडी कार्ड चेक कर ले, होटल में कमरा देने से पहले उसको कहीं ना कहीं जांच ले, एक बार परख ले, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कुछ गलत गतिविधियां हो जाती है। ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कहा जा सकता है कि अब होटल से जुड़े जो व्यापारी है उनके साथ भी लगातार बैठक की जा रही है। आपको बता दें 14 जुलाई से ये कांवड़ चलनी है, तो ऐसे में सभी अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोताही बरती तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं जिला अधिकारी की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर, वो निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं सुन लेते हैं डीएम से ही। हम लोगों ने आज होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई है। 2-3 चीज़ों का हम लोगों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, उस पर उनकी सहमति भी रही है कि वो जो भी हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान लोग आएंगे, एक तो खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट उनकी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा अनिवार्य रूप से उनके आईडी प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि नहीं, इसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जितने भी हमारी धर्मशालाएं या होटल हैं उनसे कहा गया है कि अपने सीसीटीवी कैमरे उनको पूरी फुली एक्टिवेट रखें, अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको भी ठीक करा लें अभी से और उसकी 15 दिन की मिनिमम रिकॉर्डिंग भी रखें। इसके अतिरिक्त आप लोगों से जो नए ट्रैफिक प्लान लागू किए गए हैं उसमें भी सहयोग की अपील की गई है। व्यापार मंडल की तरफ से उसमें कुछ बिंदुओं पर लेकर आपत्ति थी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि इस पर बारे में हम लोग बाद में विचार करेंगे। फिलहाल कांवड़ यात्रा तक जैसी व्यवस्था बनाई गई है वो प्रशासन का आप लोग सहयोग करिए और इस कांवड़ मेले को सफल बनाने में आपका सहयोग हमें अपेक्षित है और आप करेंगे भी।
तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आदेश डीएम की तरफ से दिया गया है। संजय, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर खबर रुड़की से मिल रही है, जहां कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरते। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे और शहर में मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। मंगलौर नेशनल हाईवे पर बने सभी होटलों, ढाबा, रेस्टोरेंट स्वामियों की कोतवाली प्रभारी राजीव रौथर ने बैठक कर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों का सत्यापन कराया जाए, ये आदेश जारी किया। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी ढाबों पर केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। होटलों के बाहर सभी खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट लगाना जरूरी है। अभी ढाबों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान शहर और मार्गों पर बनी सभी मांसाहार की जो व्यंजनें हैं उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए। कांवड़ियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये सख्त आदेश पुलिस को दी गई है। तो कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर ये बैठकें की गई हैं और जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में आज जो है हाईवे पे और लंडोरा रोड पे जितने भी होटल ढाबे मालिक हैं उनकी मीटिंग ली गई थी और उनके संबंध में इनको जो हिदायत दी गई थी कि एक तो अपने कर्मचारियों का जो भी व्यक्ति उनके यहाँ काम करने वाला होगा उनका सत्यापन कराएगा, उनकी फ़ोटो रखेगा, आईडी रखेगा और उनकी सूचना थाने में देगा। और दूसरी बात, प्रत्येक ढाबे होटल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए उनको बताया गया है और रेट लिस्ट स्पेशली बताई गई है कि रेट लिस्ट पर डिस्प्ले करेंगे और जो है पेटीएम और वॉलेट जो भी रखते हैं उनको बताया गया था कि इस संबंध में जो है पेटीएम वॉलेट जो है उसी का ही होगा जो उसका संबंधित मालिक अथवा मैनेजर। और इस संबंध में इनके अतिरिक्त उनको और चीज़ें भी बताई गई है कि जिस संबंध में उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो ये तमाम जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। अनिल सैनी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी सीधे तौर पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अनिल, क्योंकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन यहाँ रुड़की की बात की जाए तो निर्देश तो जारी कर दिया गया, मीट की दुकानें बंद रहेंगी, सब तमाम जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर शाकाहारी भोजन बनाया जाएगा। तैयारियां किस तरह से शुरू हुई है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बताना चाहूँगा, अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की में सभी अधिकारी लगातार अपने अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी मांसाहार की दुकान हो या अंडे की दुकान हो, वो कांवड़ यात्रा के दौरान सभी जितनी भी दुकानें इस यात्रा के दौरान सड़क पर चलने वाली जो कांवड़ हैं उससे बहुत दूर होनी चाहिए या वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वे सभी बंद होनी चाहिए। हालांकि लगातार अगर बात करें मंगलौर की तो मंगलौर में प्रभारी निरीक्षक ने सभी ढाबा मालिकों को एक मीटिंग ली है जिसमें सभी को निर्देश दिया गया है कि जितनी भी मांसाहार की दुकान है, अंडों की दुकान है, इससे रिलेटेड जितनी भी दुकानें हैं सभी बंद रहेंगी और ज़्यादा दूर अगर हाईवे से ज़्यादा दूर है तो वो खुली रहेंगी। लेकिन अगर बात करें ढाबा मालिकों की तो ढाबा मालिकों का एक प्रकार से ये भी कहना है कि ऐसे में मांसाहार की दुकान अगर बंद हो जाएंगी तो हमारे घर में जो है आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट जो है वो पैदा हो जाएगा। इसको देखते हुए डीएम से गुहार भी लगाई गई है कि हमारे लिए कुछ और व्यवस्था की जाए। लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें तो रुड़की की, तो रुड़की में अभी तक के यही निर्देश दिए गए हैं कि पूरे हरिद्वार में जितनी भी कांवड़ यात्रा का जो सड़क है, सड़क के किनारे कोई भी मांसाहार की दुकान चालू नहीं रहेगी। और लगातार अनिल हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि जिस तरह से ये निर्देश जारी किया गया है। अनिल, आऊंगे मैं आपके पास भी, बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर तमाम जो अलग अलग जगह हैं जहां से कांवड़ यात्रा निकाली जानी है उन सभी शहरी मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। उधर मसूरी वन प्रभाग के गांव दानिया का डांडा के ग्रामीणों ने डीएफओ को ज्ञापन दिया है। उप वन संरक्षक कहकशा नसीम को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने मांग की है कि दानियों के डांडा आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोका जाए, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दानियों के डांडा में आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का निर्माण किया जाए। इस संबंध में पूर्व में भी मसूरी वन प्रभाग को इस संबंध में लिखकर एक लेटर दिया गया था, जिस पर वन विभाग ने कहा था कि उक्त स्थल का सीमांकन नहीं किया गया है। जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
जी, मामला ये है कि जहाँ पे सड़क बन रही है उसमें गांव वालों की और वन विभाग की मिली-जुली ज़मीन है और इसकी सूचना जो है पहले ही हमने वन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम को, रेवेन्यू को, सबको दी हुई है। तो आज से 2 महीने पहले वन विभाग को भी इसकी सूचना दी थी कि आपकी जो रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन उसमें है। तो उसके बाद ये वन विभाग ने जो है अपनी ज़मीन के डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू को लिख दिया है, लेकिन लिखने के बाद भी करीब 2 महीने हो गए हैं, आज तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ। तो साथ साथ में जो है जो रिज़र्व फॉरेस्ट की लैंड है उस पर पक्की सड़क बन रही है। तो इस सिलसिले में हम डीएफओ मैडम से मिलने आए थे। तो डीएफओ मैडम ने भी यही बताया कि अभी जो सिस्टम है वो चल रहा है डिमार्केशन का ना, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर आखिरी में डीएफओ मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक वो नहीं हो जाता, डिमार्केशन नहीं हो जाता, तब तक ये पीडब्ल्यूडी को एक लेटर लिखेंगे और तब तक जो विवादित नंबर हैं जिसमें वन विभाग आ रहा है उसको जो है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा आरएफ एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है। तो आरएफ एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है और इन लोगों गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहाँ पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग पूरी करेंगे उसमें। खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। सिडकुल थाना क्षेत्र की सड़कों पर रात के समय बाइक पर घूमते हुए युवक ने पेट्रोल की टंकी पर तमंचा लहराकर पहले तो वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा, उसकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेजने की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि एक बाइक सवार ने मोटरसाइकिल की टंकी पर एक 315 बोर का तमंचा रख धड़ल्ले से वीडियो बनाई, मानो उसको पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं। इतना ही नहीं, सिडकुल की सड़कों पर घूमते हुए बनी इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। उधर थाना अध्यक्ष सिडकुल ने बताया कि इस तरह के लोग कभी भी मौका पड़ने पर क्षेत्र में किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह के लोग भविष्य में किसी तरह की वारदात को अंजाम ना दे, इसीलिए पुलिस तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये थाना सिडकुल पर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त आज़ाद पुत्र जसवंत निवासी तुगलपुर खानपुर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और अब खबर मसूरी से है, जहां पुराने टिहरी बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया, जिसके चलते नगर पालिका की टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। मौके पर बीजेपी नेता भी आपस में उलझ गए, जिस वजह से माहौल काफी गर्म हो गया। बता दें कि मसूरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है और सरकारी संपत्तियों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया, जिसके बाद पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम पुराने टिहरी बस स्टैंड पहुंची, जहां पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने नगर पालिका की टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर कुछ दिन और मांगा है। जहाँ तक मैं किसी की बात में नहीं जाती, नगर पालिका अगर अपने प्रति इतनी जागरूक है कि अतिक्रमण हो रहा है तो पूरे शहर में एक लिस्ट बनाए, देखिए वहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं, कहीं तो रात रात होटल खड़े हो जा रहे हैं, रात रात दुकानें खड़ी हो जा रही, कहीं जो बेचारा अपना घर कैसे गुजर बसर कर रहा है उन लोगों के पीछे पड़े। तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि अन्याय जो होगा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय स्वरूप देखें और एक लिस्ट जारी करें। और आप अतिक्रमण देखें कि आप मालिक हैं, नगर पालिका के ईओ हैं, जो भी हैं वो देखें नगर कहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, ये आप देखिए। जहाँ तक लड़ाई है इन लोगों को ही, मुझे लग रहा है पूरे शहर में मुझे लग रहा है 2 ही लोगों को ज़्यादा दिखाई जा रहा है, या तो कोई इनके ऊपर प्रेशराइज है, क्या है इनके ऊपर कोई दबाव है, जो जिस तरह से ये इनको खाली करवाने में लगातार लगे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि हम एक तरफ से अतिक्रमण को हटाएंगे और इन लोगों को हमने वो कर दिया, समय दे दिया है कि ये 1 हफ्ते के अंदर अपना हटा दें, अन्यथा हमें मजबूर होने के सारे लोगों का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ से हटाइए, 2 को क्यों हटाएं? बिल्कुल हम एक तरफ से हटाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक समानता रखेंगे।
तो विरोध भी काफी हुआ यहाँ पे, काफी लोगों ने नाराजगी विरोध तो जनता का है, जनता करेगी विरोध, जनता का तो मामला है। नगर पालिका आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी सर इसको लेकर? हम तो इसके लिए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे पूरे शहर में, जहाँ जहाँ अतिक्रमण मिलेगा वहाँ। और अब खबर रुड़की से है, जहां पूर्व में हुए सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित मां और बेटी का हाल जानने भगवानपुर विधायक ममता राकेश पहुंची। वहीं उन्होंने ये बताया कि वो सिविल अस्पताल रुड़की दुष्कर्म पीड़िता मां और बेटी से मिली और उनका हाल जाना। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस कार्य के लिए बधाई दी और पुलिस प्रशासन से अपील की कि पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सिविल अस्पताल के CMS संजय कंसल ने बताया कि भगवानपुर विधायक ममता राकेश दुष्कर्म पीड़ित मां बेटी से मिलने यहाँ पर आई थी और मां और बेटी दोनों अब स्वस्थ हैं। आज भगवानपुर विधायक श्रीमती ममता राकेश यहाँ आई थी और बच्ची की हालचाल जाना उन्होंने मेरे पास आई थी और उनको सब बता दिया गया कि पूरा का पूरा कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और खेल रही है आराम से और हमारी तरफ से पेशेंट अब डिस्चार्ज होने लायक हो गया है। और कल बाल संरक्षण आयोग की भी टीम आई थी और उनके द्वारा भी पूरे बच्चे का पूरी बातचीत की गई, मुआयना किया गया उनके द्वारा और वो भी पूरी तरह संतुष्ट है। आज मैं दुष्कर्म पीड़िता माँ और उसकी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ और अभी मैं उससे मिलकर के आ रही हूँ। पीड़िता की स्थिति अब ठीक है, लेकिन बच्ची मानसिक रूप से अभी अवसाद में है, उसकी माँ भी अवसाद में है। मैंने CMS डॉक्टर कंसल से बात की, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं और बहुत जल्दी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। मैं बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को, जिस तरह से उस बच्चे का उपचार किया गया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से देखभाल की गई। अब बच्ची स्वस्थ थोड़े समय में हो जाएगी और अपनी पुलिस टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा किया गया और निश्चित रूप से इस तरह के दुष्कर्म करने वालों के हैवानियत वाली मानसिकता वाले लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, किसी तरह का रहम उनके लिए नहीं होना चाहिए। और मैं मांग करती हूँ पुलिस से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।